बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज हम जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में जो प्रोग्रेस हुई नॉलेज के हवाले से या साइंस के हवाले से, ठीक है, उसकी आज हम बात करने लगे हैं और देखेंगे कि जो अब्बासीड एरा था जो कि 500 सालों पर मुहित रहा, जिसकी हम हिस्ट्री ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो प्रोग्रेस हुई नॉलेज के हवाले से वो क्या हुई और कैसे उसने दुनिया को जो है वो चेंज किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट मुसलमानों की जो है वो कंट्रीब्यूशन रही नॉलेज के हवाले से। तो उसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी में मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया, मैथमेटिक्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, म्यूजिक एंड आर्ट के अंदर मुसलमानों ने क्या क्या जो है वो प्रोग्रेस शो की और उसका क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो हुआ। ठीक है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए जो नॉलेज है एक्चुअली में हम बात करते हैं अगर, तो जो रेवोल्यूशन आया एक दुनिया के अंदर, ठीक है, वो रेवोल्यूशन हम मानते हैं शायद 6000 बीसी के अराउंड आया। उसकी वजह ये थी कि 6000 बीसी के अराउंड जो है वो दुनिया ने सबसे पहले क्या किया, लिखना सीखा। इससे पहले तो दुनिया को लिखना नहीं आता था, उससे पहले बोलना नहीं आता था और उसके बाद अभी जो है वो लिखना नहीं आता था, तो सबसे पहले जो है वो लिखना सीखा। और जो ग्रीक्स थे हम ये मानते हैं कि उन्होंने जो है वो ग्रीक फिलोसोफर्स जो है या ग्रीक फिलोसफी जो है उसने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की और दुनिया को बहुत से नॉलेज दिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो फिलॉसफी डेवलप होती है बीसीज के अंदर, और यही टाइम जहाँ पे ग्रीक फिलॉसफी डेवलप हो रही है इसी से कुछ पहले या कुछ बाद में जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी फिलॉसफी जो है वो डेवलप हुई, खास करके हिंदुइज्म की, या जिस टाइम पे यहाँ पे हम कहें वेदों का पीरियड था, पीरियड ऑफ वेदास जिसे कहा जाता है, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफी के अंदर, या जो आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट करके जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है, ठीक है, मेडिकल के अंदर, उस इलाज की अगर बात की जाए तो वो इंडिया के अंदर जो है वो आ चुका था। इसी दौरान जो है अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना जो है उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उसने बहुत सी चीज़ें जो है वो इन्वेंट की जी, और बहुत ज़्यादा पहले जो है वो दुनिया से इन्वेंट की, यानी कि बाकी लोगों से, तो वहाँ पे उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस थी और वो भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ फिलोसफी या ख़ास करके चाइनीज़ जो तरीका इलाज है, ठीक है, जिसको आज भी मानते हैं पंक्चर जो है वो, तो इस तरह से वो जो है उनके थ्रू इलाज करना वो भी मौजूद था। इसी दौरान फिर जो मिडिल एजेस थी, अब ये तो हम बात कर रहे हैं एंशिएंट टाइम्स की, कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर कौन कौन से, यानी कि ग्रीक्स थे, इंडिया थी और चाइना था, इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की। इसके बाद हम देखते हैं जी मिडिल एजेस के अंदर अगर बात करते हैं तो मिडिल एजेस के अंदर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, और यही जो नॉलेज पहले से मौजूद था या ख़ास करके जो ग्रीक नॉलेज मौजूद था उसको आगे लेके गए, उसके ऊपर मज़ीद काम किया, और जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत थी चेंज करने की वहाँ किया, जहाँ नई इन्वेंशंस थी वहाँ पर हुई, और इस तरह से मुसलमानों ने बहुत बड़ा नाम पैदा किया मिडिल एजेस के अंदर। अर्ली मिडिल एजेस के अंदर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रोल रहा। उसी के बाद हम देखते हैं कि रेनेसेंस आया, और वही जो मिडिल एजेस थी और उसके बाद जो लेटर मिडिल एजेस थी उसमें जो है वो यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि यही जो नॉलेज था ये जब यहाँ से स्पेन पहुँचा, यूरोप पहुँचा, तो वहाँ से उन्होंने इसको कन्वर्ट किया और उन्होंने उसके ऊपर, यूरोपियंस ने उसके ऊपर काम किया। गो कि आज हम देखते हैं जिस भी चीज़ के हम रूट देखना चाहें, जानना चाहें, तो हमें पता चलता है कि उसमें किसी यूरोपियन का ही नाम आता है, जो एक्चुअली में जो है बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जो है वो सारे का सारा नॉलेज जो डिराइव हुआ वो मिडिल एजेस के अंदर मुसलमानों से जो है वो हुआ और वो आगे बढ़ा। तो चलिए बात करते हैं आज हम, सबसे पहले बात करते हैं जी एस्ट्रोनॉमी के हवाले से और देखते हैं कि मुसलमानों ने जो है वो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से क्या क्या जो है वो किरदार अदा किया और एस्ट्रोनॉमी में क्या था। अब देखिए, जैसे मैं कह चुका हूं कि इससे पहले ग्रीक्स जो हैं या ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो काम कर चुके थे इसके ऊपर, और बहुत से जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया, सोलर सिस्टम के ऊपर काम किया, ठीक है, इसी तरह से इक्लिप्सिस के ऊपर काम किया, यानी हर चीज़ के ऊपर उन्होंने अपने लिहाज से कहीं ना कहीं डिस्कस ज़रूर किया था। उसी को जब वो मुसलमानों के पास पहुंचा, अब अगर देखें एस्ट्रोनॉमी की बात ही की जाए तो देखिए एस्ट्रोनॉमी एक नॉलेज था, एक ऐसी फील्ड है कि जो हमेशा से जो साइंटिस्ट थे या ख़ास करके जो फिलोसोफर्स थे, उन फिलोसोफर्स के लिए हमेशा से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ये डील करता है यूनिवर्स को। तो अब यूनिवर्स के ऊपर बात करना या उसको डिस्कस करना या उसको जानना हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही जो है क्यूरियोसिटी का काम रहा। इसी तरह से हमने देखा कि ग्रीक्स फिलोसोफर्स ने ख़ास करके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया कि भाई यूनिवर्स कहाँ से आई, इसका ओरिजिन क्या था, कैसी थी, सन कैसा है, जो अर्थ है इसके बारे में कहा जी कि अर्थ जो है वो घूम रही है, या किसी ने कहा वो
एक जगह पे स्टिल है और जो सूरज है वो उसके गिर्द घूम रहा है। मुख्तलिफ हमें जो थ्योरीज हैं वो देखने को मिलती हैं ओल्ड टाइम्स के अंदर। और इसी तरह से जो है वो बात की गई जी जो स्टार्स हैं कि भाई कुछ स्टार्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कुछ चेंज नहीं करते, यानी हमेशा से इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स की गई। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो नाम आता है वो है अबू अब्दुल्ला अल बतानी का। अल बतानी जो हैं, अल बतानी ये पहले जो है वो मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बहुत ही अहम काम किया एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और ख़ास करके वो जो ग्रीक्स का काम मौजूद था, एक तो उसके ऊपर जहाँ जहाँ उसकी करेक्शन थी वो की, यानी जहाँ उसको तराश खराश की ज़रूरत थी वहाँ उसकी तराश खराश की, और जहाँ पे उसको उससे डिसएग्री करना था और अपनी कोई फ़िलासफ़ी देनी थी तो वहाँ पे उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी भी दी। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या काम किया जी। अब ये वो फिलोसोफर्स हैं जिन्हें के मिडिल एजेस के अंदर बाद में यूरोप में बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया, इन्हीं की एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ख़ास करके इनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया। इन्होंने इक्लिप्सिस के ऊपर बात की, लेंथ ऑफ ईयर के ऊपर बात की, सीजन्स के ऊपर बात की, इक्विनॉक्स के ऊपर बात की। अब देखिए इक्लिप्सिस की अगर बात की जाए तो यानी चांद गिरन या सूरज गिरन क्यों होता है इसके ऊपर बात की। ठीक है, इससे पहले भी कुछ थ्योरीज आ चुकी थी, इन्होंने भी उसके ऊपर डिटेल से बात की। साल की जो लेंथ है, क्योंकि अब जाहिर बात है आज हमारे पास हर चीज़ कैलकुलेटेड फॉर्म में मौजूद है, हम ये जानते हैं कि 365 डेज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे ना कोई टाइम है ना और कुछ है, तो कैसे जो है उसको पता किया जा सके, तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस थी। इसी तरह से सीजन्स कैसे आते हैं, भाई विंटर कैसे आ रहा है, समर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सीजन्स के ऊपर बात की, वो कैसे आते हैं। इक्विनॉक्स के ऊपर बात की कि वो टाइम जिस टाइम पे 2 साल में 2 दफ़ा जो है वो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर जब सन होता है तो वो कौन कौन सा टाइम है साल में 2 दफ़ा। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो डिटेल से बात की इन्होंने। इसके अलावा बताया जी कि सन के जो पॉसिबल इक्लिप्सेस हैं वो कैसे हैं, यानी कि जो चांद गिरन है, ठीक है, सूरज गिरन जो है वो सूरज गिरन कैसे मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट देखने में नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि सूरज गिरन कैसे होता है, किस तरह से जो है वो सूरज गिरन पॉसिबल है या उसकी मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। ये ऑलरेडी ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं इनको अगर ज्योग्राफी की ज़ुबान में देखा जाए तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं वहाँ से। अच्छा, इसी तरह से जो प्लॉटमी का वर्क था जो उसने काम किया हुआ था पहले, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर या एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के ऊपर, ठीक है, जो वो यूज़ कर रहा था, तो पहले से ही उसने बात की हुई थी कि भाई अर्थ कैसी है और अर्थ के गिर्द जो ये चांद है ये किस तरह का है, ये सोलर सिस्टम जो है उसके ऊपर बात की हुई थी। तो उसको मज़ीद बेहतर किया, उसके अंदर करेक्शंस की और रिप्लेस किया किसको जी, ज्योमेट्रिकल जो मेथड था इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो है वो रिप्लेस किया, और ट्रिग्नोमेट्री को बाकायदा फिर एक जगह मिली इसके अंदर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। यानी कि अब यहां पे आप ये देखिए एस्ट्रोनॉमी का यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, साइन कॉस थीटा, इसके अंदर इसको यूज किया गया कि किस तरह से इसके थ्रू हम जो है वो जानेंगे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वर्क करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है जो आज के टाइम पे मौजूद हैं उस टाइम पे उन्होंने जो है वो कैलकुलेट की और उन्होंने बताई। तो इतना शानदार किस्म का काम जो है वो अबू अब्दुल्ला अल बतानी ने जो है वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर किया। इसी तरह से दूसरा जो बड़ा नाम हमारे पास आता है गोल्डन एज का वो है अल बैरूनी का, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं अल बैरूनी, ठीक है। और अल बैरूनी जो है ये दिल्ली सल्तनत जो है इससे भी वाबस्ता रहे और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ टाइम गुजारा। तो अल बैरूनी जो है इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। ये जो आपको सामने यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है जिसके अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सामने इसके चांद है। तो चांद जो है वो किस तरह से अपनी पोजीशंस जो है वो टाइम टू टाइम बदलता है या टाइम टू टाइम चेंज करता है, तो उससे क्या असर होता है अर्थ के ऊपर उसका, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो टेबल इवन ड्रॉ किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये अल बैरूनी ने ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें वो चांद की मुख्तलिफ पोजीशंस को या उसकी शेप्स को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्क किया एस्ट्रोनॉमी के अंदर, खास करके ज्योग्राफी के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क किया। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि तूल बल्द और अर्ध बल्द आज हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे ये आप थर्ड पिक्चर के अंदर देखिए तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि तूल बल्द और अर्ज बल्द जो है ये इन्होंने उस टाइम पे ड्रॉ किए। और इसी तरह से जियोडेटिक मेजरमेंट जो है इन्होंने की और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ का जो है या उसका जो सर्कमफेरेंस है जो है उसके ऊपर बात की उस टाइम पे उन्होंने, और उसको कैलकुलेट किया। और वो भी कहाँ से जी, वो भी इक्वेटर के ऊपर से इन्होंने जो है इसको कैलकुलेट किया, इक्वेटर के ऊपर से, यानी कि कितना इसका सर्कमफेरेंस है। ये सारे का सारा जो काम है ये ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर मिक्स है। तो ये जो है इसमें अल बैरूनी का बहुत बड़ा एक किरदार या रोल है, ठीक।
उसके बाद बात करते हैं अल ज़करिया राजी की। तीसरे बड़े जो एस्ट्रोनॉमर हैं अल ज़करिया राजी, ठीक है। अल ज़करिया राजी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम है और ख़ास करके इनको माना जाता है रेवोल्यूशनरी एस्ट्रोलेबल के नाम के हवाले से। ये जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर के अंदर, ये जो आपको एक रोटरी टेबल भी जिसको कहा जाता है, ये रेवोल्यूशनरी एस्ट्रोनॉमल है। ये सबसे पहले ग्रीक्स ने जो है वो इन्वेंट किया था। जो स्टार्स थे उनकी पोजीशन को देखने के लिए आसमान के ऊपर, वो फिक्स था, ठीक है, फिक्स फॉर्म में था, फिक्स शेप के अंदर था। उसमें देखते कि भाई स्टार जो है, ये जो चांद है उसकी जो पोजीशंस है वो किस तरह से बदलती हैं, इसके थ्रू वो देखा करते थे। तो अल-राज़ी ने उसको बेहतर किया, उसकी फॉर्म को बेहतर किया, इवन उसको जो है वो एक टेबल के अंदर फिक्स कर दिया और इवन यहां तक फिक्स कर दिया कि उसके अंदर ये जो आपको यहां पे ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये घूमना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इन्होंने घूमने वाला एक टेबल इस तरह का बना दिया, एक गोल सा, ठीक है, जिसके थ्रू पता किया जा सकता था कि भाई चांद की जो पोजीशन है बेहतर तरीके से या स्टार्स की जो पोजीशन है मजीद बेहतर तरीके से जानी जा सकती थी। इसलिए अल ज़करिया राजी को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी के अंदर माना जाता है, यानी उन्होंने जो ग्रीक वर्क था उसको मजीद जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया और ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया। इसी तरह से इन्होंने वाटर क्लॉक जो है वो बनाई, वाटर क्लॉक पानी की घड़ी बनाई, ठीक है। अल-राज़ी ने पानी की घड़ी बनाई जो कि आवर्स ऑफ द डेज और नाइट बताती थी, यानी दिन और रात के जो घंटे बताती, और उसके अलावा जो इवन उसका कोई तरीक़ाकार ये था कि पूरे का पूरा महीना बताती। कहा यह जाता है कि ये जो वाटर क्लॉक थी ये काम कैसे करती कि जिस टाइम पे जो चांद था, चांद जैसे जैसे बढ़ता जाता तो उसका जो पानी है वो इंक्रीज होता जाता, लेकिन जैसे जैसे चांद कम होना स्टार्ट हो जाता, यानी फर्स्ट 15 डेज की अगर हम बात करें और लास्ट 15 डेज की बात करें कि पहले बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद फिर जो है वो चांद आहिस्ता आहिस्ता घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अब क्या है कि पहले 15 दिन के अंदर आप मान लें कि पानी जो है इस घड़ी का वो ज्यादा होता जा रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो उसके बाद जो है फिर क्या हो रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिससे पूरे पूरे महीने की जो है वो कैलकुलेशन जो है वो उसका हिसाब किताब रखा जा सकता था। इतना ग्रेट जो है वर्क किया हुआ था। और इसी तरह से जो कमरी महीना था उसके डेज भी जो है या उसके मंथ के हिसाब से जो है वो पूरे के पूरे से कैलकुलेट किया गया किस तरह से ये काम करता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर हमारे पास तीन बड़े नाम हैं, अबू अब्दुल्ला अल बतानी, अल बैरूनी और अल ज़करिया राजी के, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो है, इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे नाम हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने कि एस्ट्रोनॉमी को एक नई शक्ल दी और अरब एस्ट्रोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाई और पहले से मौजूद काम को मजीद बेहतर तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया दुनिया के अंदर, जिसको बाद में हमने जैसे कहा कि मिडिल एजेस में यूरोप के अंदर जिसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको माना जाता है जी मैथ्स। वैसे भी जो है इसको मदर ऑफ साइंसेस माना जाता है कि भाई जो साइंस है उसकी जो अम्मा जी हैं वो क्या हैं जी, वो मैथ्स हैं। तो अब मैथमेटिक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा किसका जी, अरब्स का। और अरब्स जो हैं उनको माना जाता है कि पॉइनियर थे जिन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स को एक नई शक्ल दी, एक नई फॉर्म दी। और वो जो आज की मैथमेटिक्स है ख़ास करके जिसको हम देखते हैं वो सारी की सारी जो है वो अरब्स ने जो है वो डिराइव की। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मोहम्मद अल ख्वारिज़म का, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, अल ख्वारिज़मी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। और इसमें मैथ्स के अंदर जो है ये अरब्स जो थे इसके बाप थे यानी मैथ्स के, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, अलजबरा इंट्रोड्यूस करवाया, अलगोरिथम इंट्रोड्यूस करवाया, लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करवाया, अरिथमेटिक्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया, कैलकुलस जो है, ज्योमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं आज मैथमेटिक्स के अंदर ये सारी की सारी अरब्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई अलग से। इससे पहले हम जानते हैं कि प्लूटो जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था खास करके ज्योमेट्री के अंदर। उसी काम को मजीद आगे लेके गया ख्वारिज़मी और उसको मजीद बेहतर किया, ठीक है। और सबसे खास अल ख्वारिज़मी ने जो दुनिया को दिया वो माना जाता है ज़ीरो था, यानी कि सिफर, ठीक है। ये जो सिफर है इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सी बुक्स जब उठाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर काम यूरोपियंस ने किया, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं। तो ये जो सिफर है ये सिफर किसने दिया जी, ये ज़ीरो अरबों ने दिया और अल ख्वारिज़मी जो है उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है ये ज़ीरो जो है वो दिया दुनिया को, कि इससे पहले दुनिया के पास डबल डिजिट मौजूद ही नहीं थे। ये जो डबल डिजिट थे, ठीक है, डेसिमल सिस्टम जो था वो डेसिमल सिस्टम एक्चुअली में अरब्स ने दिया और इन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया मैथमेटिक्स को। आज आप इमेजिन करें ये 780 इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, अगर 780 में से ये जीरो निकाल दिया जाए तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये 780 क्या है, कब ये पैदा हुए थे। तो इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने वर्क किया।
हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंडिया जो है, इंडियंस ने जो है वो ज़ीरो दिया, और बहुत से मुस्लिम हिस्टोरियंस भी इवन ये बात मानते हैं कि इंडियंस ने ज़ीरो जो है वो अरब्स को दिया। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये अरबों की अपनी जो है वो एक इन्वेंशन है ज़ीरो की, और अल-ख्वारिज़मी को इसका जो है वो क्रेडिट जाता है। इसी तरह से जो अगर बात की जाए मॉडर्न अलजबरा की, तो मॉडर्न अलजबरा सारे का सारा अरबों का और अल-ख्वारिज़मी का ही मरहून मिन्नत है। इनकी जो किताब है, किताब अलजबर वल मुकाबिला, ये जो किताब है अलजबर, इसी के नाम से ही अलजबरा जो है वो सामने आया। इन्हीं की जो अल-ख्वारिज़मी की जो बुक है, ठीक है, इसी बुक के ऊपर, इसी किताब के नाम के ऊपर जो है वो अलजबरा का नाम पड़ा। इसी तरह से जो मैथ्स के अंदर जो रेशोज़ हैं, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने। और ये हाउस ऑफ विजडम जो था, जो हारून रशीद ने गोल्डन टाइम के अंदर जो है वो उसकी बुनियाद रखी थी, तो ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, ठीक है, यानी उसके हेड भी रहे अल-ख्वारिज़मी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे रोल प्ले किया उसके अंदर। इसके अलावा मैथ्स के अंदर नसीरुद्दीन तूसी जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार रहा। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको एक इंडिपेंडेंट फील्ड की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाया मैथ्स के अंदर, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जहाँ पे जो आपको सामने दिखाई दे रही है साइन कॉस थीटा की, ठीक है, इसको एक इंडिपेंडेंट पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले नसीरुद्दीन तूसी हैं, इनको इसका क्रेडिट जाता है। इसके बाद अल-बैरूनी, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने भी जो है वो मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया कैलकुलेशंस के हवाले से, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर खास करके, या ज्योमेट्री या अलजबरा के अंदर अगर हम बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा अरबों का। और ये खास करके किस टाइम पे रहा? ये उस टाइम पे रहा जब गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम था, यानी कि हारून रशीद या मामून रशीद का जो ज़माना था उस टाइम की। यहाँ पे जो अल-ख्वारिज़मी की बुक है, ये उसका ओरिजिनल आपको पेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने इसको ड्रॉ किया, किस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो काम किया उस टाइम पे गोल्डन एज के अंदर मुसलमानों ने। आगे बात करते हैं मेडिसन की। मेडिसन के अंदर कोई शक नहीं कि हम ये जानते हैं कि मुसलमानों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ख़ास करके मुसलमानों में अगर बात की जाए अल-राज़ी की, अबू बकर अल-राज़ी की, जिनको जो है वो फादर कहा जाता है मॉडर्न मेडिसन का भी और मिडिवल एजेस का भी, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया, ठीक है। अद्वियात साजी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, तो उन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो है, जैसे हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी वर्क, जो उससे पहले नहीं हुआ हुआ था। अगर हुआ हुआ था तो अरिस्टोटल ने किसी ना किसी हवाले से कुछ जो है वो बच्चों के ऊपर काम किया था, और उनकी जो डिजीजेस थी उनके ऊपर जो है उन्होंने क्या किया थी, एक पूरे का पूरा चार्ट बनाया हुआ था। उसी को बाद में इन्होंने मॉडर्न फॉर्म के अंदर दिया, बहुत ज़्यादा बेहतर किया, ठीक है। और आप अंदाज़ा करें, सिर्फ 224 बुक्स जो हैं वो अबू बकर ज़करिया राज़ी ने लिखी। इनको इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसन, ठीक है। तो इन्होंने पूरी दुनिया को अब 224 बुक्स दी। उस 224 बुक्स के पीछे आप रिसर्च अंदाज़ा करें कितनी जो है वो रिसर्च होगी, और कितना उसके अंदर काम किया हुआ होगा। और ये बासीट पीरियड के बहुत ही एक मायनाज जो है वो एक साइंटिस्ट आप इन्हें कह लें। और सबसे ज़्यादा इनको जो माना जाता है वो ये एक फिजिशियन थे, एक फिजिशियन के हिसाब से माना जाता है कि इन्होंने जो एज ए फिजिशियन जो है, एज ए फिजिशियन या एज ए डॉक्टर जो है, इन्होंने ख़ुद को जो है वो प्रूव किया, ठीक है। उसमें अब इनके अगर काम की जाए तो प्लीपेक्सली पेपिलरी रिफ्लेक्सेस, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के ऊपर जो है, यानी कि चीचक और खसरा वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा आँख की जो पुतली जिसको हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है, उसके रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्क किया। इसी के अलावा जो बीमारियाँ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की, उनको बताया, और बताया कि क्या क्या कॉजेज़ हैं उनकी और कैसे जो है उनसे बचा जा सकता है। इसी तरह से जो कॉलिक पेन है, ये इसको आप कह लें, कॉलिक पेन को जो बच्चों का पेट का जो दर्द होता है, ठीक है, उसके हवाले से बात की, क्योंकि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चे जो है वो बिला वजह जो रोते हैं, तो उसके कहा जाता है जी कि इनके पेट में दर्द है। उसके ऊपर बात की। किडनी का जो स्टोन है, बताया कि किडनी का स्टोन जो है उसमें क्या फ़र्क है, और आपको अगर इलियस है, यानी ख़ास करके कब्ज़ के ही आप इसे कह लें, ठीक है, कि जब आपके मैदे के अंदर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आपकी कोई भी चीज़ वहाँ से पास नहीं हो सकेगी इंटेस्टाइन से, तो उस टाइम पे जो है ना आपको जो पेन होगा, उस पेन के अंदर और जो स्टोन पेन है, किडनी का जो स्टोन है, तो उसका जो पेन होगा उसके अंदर डिफरेंस बताया है। क्योंकि वो ज़माना आप इमेजिन कीजिए, आज से जो है वो 14-15 साल पहले, तो उस टाइम पर कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जाए कि किडनी का जो पेन है वो कौन सा है, ठीक है, स्टोन पेन, और कौन सा जो है वो हमें इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पेन हो रहा है। तो इसके ऊपर काम किया, बताया कि भाई इसका जो इलाज है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, और किस तरह से इसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है।
अच्छा, इसके अलावा जी 10 पार्ट्स का इन्होंने एक मुकाला जो है पूरे का पूरा लिखा, और बाद में जिसको लेटन के अंदर जो है वो 13th और 14th सेंचुरी के अंदर जो है वो क्या किया गया जी, ट्रांसलेट किया गया और उसे यूज़ किया गया जो है, और बेहतरीन किस्म का, यानी उन्होंने फिर उसे आगे उस काम को बढ़ाया और अपने नाम, आप हम ये जानते हैं कि उन्होंने फिर अपने नाम के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह से इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक तिबल मंसूरी जिसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रही तिबल मंसूरी, ठीक है, और जिसमें इन्होंने जो है वो बहुत सी बीमारियां बताई, उनके जो कॉजेज़ हैं वो बताए, उनका जो ट्रीटमेंट है वो बताया। इसके अलावा उन्होंने क्या डिस्कस किया जी, ड्रग्स को डिस्कस किया, यानी अद्वियात जो है, डाइट जो है, स्किन की जो डिजीज़ेज़ हैं उसको डिस्कस किया। अब ये देखिए, अब ये चीचक को आप ले लीजिए कि उस ज़माने में चीचक के बारे में बताना, या चीचक और खसरा का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करना, उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करना, जो कि एक बहुत ही कॉमन है कि अब तो हम जानते हैं कि बचपन से ही जो है इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, तो इन बीमारियों से फिर बच्चे जो है वो बचे रहते हैं। अदरवाइज ये पहले क्या था कि हर एक को कहा जाता था भाई लाइफ में एक बार जो है वो ये ज़रूर होनी है, तो उसके ऊपर जो है बहुत डिटेल से बात की। इसी तरह से माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर जो है, ठीक है, बहुत डिटेल से बात की, और माउथ हाइजीन के ऊपर ख़ास करके बात की गई। अब इससे पहले ये कल्चर शायद था ही नहीं कि भाई जो माउथ हाइजीन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दांतों का जो गंदगी है, दांतों को जो साफ़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम ने, हम जानते हैं, मसवाक को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि भाई आप हर वुज़ू से पहले कोशिश करें कि मसवाक कर सकें। आज हम जिसको ब्रश कहते हैं, यूरोपियन से ब्रश बहुत बाद में अडॉप्ट किया, तो उससे पहले जो है ये इस्लाम इंट्रोड्यूस करवा चुका था, और इसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो बात की कि भाई आपका जितने भी जो मैदे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम ये जानते हैं कि वो माउथ हाइजीन का भी है। इसी तरह से टैक्सिकोलॉजी के ऊपर बात की, यानी कि जो फूड है उसका जो उसमें जो केमिकल शामिल हो जाते हैं, उसका जो केमिकल का जो असर है, ठीक है, वो क्या होता है सेहत के ऊपर, किस तरह से वो नुकसानदेह हैं। और इसी तरह से जो एपिडेमिक है, जैसे आज हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो ये भी एक एपिडेमिक है, एक वबाई अमराज हैं, एक वबाई मर्ज़ है। तो इस वबाई मर्ज़ के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने बात की तो किसने बात की, अर्राज़ी ने बात की सबसे पहले कि भाई एपिडेमिक क्या है, और इस सूरत में आपको जो है जिस इलाके के अंदर आप मौजूद हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि वो भाई लॉकडाउन हो गया कि भाई कोई शख्स भी जो है वो बीमार उस इलाके से बाहर ना जाए कि वहाँ पर वो फैलेगी, तो ये सबसे पहले किसने, अर्राज़ी ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा इन्होंने बात की जी क्लाइमेट और हेल्थ के ऊपर। क्लाइमेट का बताया कि कैसे जो है वो हेल्थ के ऊपर असर होगा, अगर गर्मी है तो उसका क्या असर होगा हेल्थ के ऊपर, अगर सर्दी है यानी ठंड है तो उसका क्या जो है वो हेल्थ के ऊपर असर होगा, और उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। इसी तरह से जनरल मेडिसिन के ऊपर इन्होंने बात की, और ये वो पहले हम मान सकते हैं कि फिजिशियन हैं जिन्होंने रूहानी सेहत के ऊपर भी बात की, ठीक है। रूहानी सेहत के ऊपर उन्होंने पूरी पूरी किताब लिखी, अल्तिबल रूहानी, कि यानी जो थेरेपी है, जो साइकोलॉजी की जो थेरेपी है उसके ऊपर बहुत डेप्थ में उन्होंने बात की कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले देखिए रूह को तो माना ही नहीं जाता था, ऐसा ही है, रूह को तो कहीं पे माना जाता था, ये कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो इस्लाम ने इस रूह के कॉन्सेप्ट को दिया, और उसके बाद जो है वो इसके इलाज की बात की कि भाई बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक आपकी रूह से है, आप बॉडी को ट्रीट उसमें नहीं कर सकते, ठीक है, तो बॉडी से ज़्यादा जो है वो रूह को इंपॉर्टेंस है, तो उसकी भी जो है फिर वो थेरेपी होनी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज हम ये जानते हैं कि आज जो है इसके लिए बहुत बड़े बड़े सेंटर्स मौजूद हैं, रूहानी इलाज का पूरा एक ट्रीटमेंट मौजूद है जिसको उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह से मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर जो है इन्होंने अल हवाई फिल तिब के नाम से जो है इन्होंने एक बुक लिखी, और जिसको जो है फिर बात वहीं पे है कि 13th और 14th सेंचुरी के अंदर जो है यूरोपियंस ने जो है वो ट्रांसलेट किया, और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ली। ये तो थे अबू बकर अर्राज़ी। आगे बात करते हैं मेडिसन के अंदर ही अबू अल कासिम अल ज़वाहरी, एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है, और ख़ास करके इसको जैसे आप यहाँ पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी ने कहा जाता है कि जो सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कांट शांट का जो कॉन्सेप्ट आज हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते, कोई भी मरीज़ होगा तो अगर उसमें कोई भी जो है ना प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे इसका जी ऑपरेशन होगा। तो वो जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कैसे होगा, वो ऑपरेशन ओबियसली उसके लिए क्या चाहिए होंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे उसकी कांट छांट के लिए। आज अगर नाक के अंदर प्रॉब्लम है, कान के अंदर प्रॉब्लम है, गले के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी तरह से बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसका ऑपरेशन होगा, तो वो सारे का सारा इंट्रोड्यूस किसने करवाया, अबुल कासिम ज़हरवी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया।
और इन्होंने क्या किया जी, 200 जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन किया। यहाँ पे आप ये सामने देखिए कि इन्होंने जो है ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन किए थे उस टाइम पे कि भाई अगर किसी के कान में प्रॉब्लम है तो कान के लिए जो है वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसी तरह से किसी का अगर गले का थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए किस तरह का होना चाहिए, इसी तरह से अगर नाक का प्रॉब्लम है वहाँ से कोई चीज़ खींच के निकालनी है तो हुक जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने डिज़ाइन किए और जो जो उन्होंने यूज़ किए बनाए उनको उन्होंने यूज़ किया, और यही इंस्ट्रूमेंट जाके मॉडर्न फिर यूरोप के अंदर जाके इनको जो है मॉडर्न फॉर्म मॉडर्न शेप मिली जो कि आज ऑपरेशन के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, इन्होंने इसी के ऊपर 30 पार्ट्स का मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखा, ठीक है जी। और वो मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया सारे का सारा जो है वो किसके ऊपर लिखा, इन्हीं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा, उनके ऊपर ड्रॉ किया कि किस तरह से बनेंगे और ये काम जो है किस तरह से करेंगे। वेटरनरी मेडिसिन के अंदर इन्होंने काम किया और ख़ास करके मुसलमानों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो काम किया, क्योंकि अब देखिए अब इंसान तो है ही है ना, इंसानों को भी साइंस क्या कहती है कि वो भी जो है वो एक्चुअली में हैवान ही हैं, वो भी एनिमल ही हैं। तो अब इसका मतलब हैवान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके लिए उस टाइम पे इंसानों के लिए, क्योंकि वो इंसानों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब उनका जो ख्याल रखना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बीमारियों का इलाज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी उसके ऊपर भी अल-कासिम अज़-ज़वाहिरी ने उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया कि किस तरह से जो है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, या उनकी बीमारियाँ जो हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। किताब अल हैवान पूरी की पूरी हैवानों के ऊपर जो है या जानवरों के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी इन्होंने किताब लिखी। ठीक है, और इसी तरह से मुसलमानों का ही ये रोल रहा कि उन्होंने जो है वो बताया कि भाई जो एनिमल्स जो हैं जो जानवर हैं उनकी बीमारियां क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से जो अल-दमारी हैं इन्होंने जो है हैवान हयात अल हैवान जो है वो लिखी, अल-दमारी ने भी यानी इसके ऊपर एक बुक लिखी और उसके ऊपर भी जो है इन्होंने डिटेल से डिस्कस किया और ख़ास करके जो जानवर हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो लिखा या उनकी क्वालिटीज़ को लिखा, उनकी हैबिट्स को लिखा और किस तरह से। अब देखिए उस टाइम पे जैसे आज हम देखते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक जो है उसके ऊपर स्पेशली ये काम होता है कि भाई वो एनिमल्स के ऊपर काम करता है और वो क्या करता है जो उनकी छोटी छोटी क्वालिटीज़ को उनकी हैबिट्स को बताता है, और हम हैरान होते हैं आज इसके मॉडर्न टाइम में भी। तो उस टाइम पे इन्होंने जो है वो अल-दमारी ने ये पूरी बुक के अंदर डिटेल से लिख दिया हैवानों के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा किसी तारुफ के मोहताज नहीं अबू अली इब्न सीना। ठीक है, इब्न सीना जो है उनको जो है वो फादर माना जाता है और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया और बहुत से मेडिकल वॉल्यूम्स लिखे। किताबुल शिफा उनकी सबसे बड़ी जो है फेमस बुक, द बुक ऑफ हीलिंग जिसको कहा गया, साइंस और साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर लिखी, साइंस ऑफ साइकोलॉजी जो है। ठीक है, और इसी तरह से अल कानून जो उनकी किताब थी जिसको कैनन जो है वो बाहर के मुल्कों में इसको ट्रांसलेट किया गया, बहुत ही फेमस बुक जिसके अंदर मेडिसिन को जो है वो डिस्कस किया गया। और इसी तरह से इन्होंने जो है वो दुनिया का फर्स्ट हॉस्पिटल, उस टाइम पे मुसलमानों की बात करो, मुसलमानों ने जो दुनिया के फर्स्ट हॉस्पिटल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। यानी कि जो आज एम्बुलेंस हम देखते हैं कि एम्बुलेंस क्या है कि भाई उसके अंदर जो है वो इमरजेंसी मौजूद है कि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स जो है वो मुसलमानों ने गोल्डन टाइम के दौरान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो मेडिसिन के अंदर मुसलमानों ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया उस टाइम पे। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं और केमिस्ट्री के अंदर जो है जो वर्ड केमिस्ट्री है जो अल्केमी से निकला या अल्कीमिया से निकला, तो ये अल्कीमिया जो वर्ड है, ठीक है, ये अल्कीमिया वर्ड ही अरब वर्ड है और अरबों ने इसे सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और जाबिर बिन हयान जो हैं जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है जी, उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम किया, केमिकल्स के ऊपर काम किया। क्योंकि देखिए अब बाकी फील्ड्स की किसी ना किसी हवाले से बात करें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अब केमिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में बात की जाती है सारी की सारी केमिकल्स के हवाले से। ठीक है, केमिकल्स के एक्सट्रैक्शंस उनको मिलाना, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फील्ड थी और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम किया। खास करके जो हम कहते हैं कसीफ का काम करना, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट करना, जो नेक्टर वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है या जो केमिकल्स को मिलाया जाता है। यहाँ पे आप ये सेकंड पिक्चर के अंदर देखिए, ये कहा जाता है यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली में इसकी पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो जाबिर बिन हयान जो हैं उन्होंने ड्रॉ की हुई थी कि किस तरह से जो है आपको अगर किसी भी चीज़ का जो है वो रस निकालना है तो किस तरह से उसको जो है आप कैसे उसको हीटअप करेंगे और किस तरह से जो है वो उसका पूरा का पूरा जो है प्रोसेस उसको बताया। ठीक है, और दुनिया ने उसको फिर अडॉप्ट किया। और उस टाइम की जो केमिस्ट्री थी उसका एक ही टारगेट हुआ करता था कि भाई किसी तरह से सोना बनाना, कि भाई उसको केमिस्ट माना जाता था, ठीक है, या हकीम माना जाता था। आज तो हकीम को हम
अलग से कंसिडर करते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसको हिकमत वाला या बहुत ही ज़्यादा विजडम वाला शख्स माना जाता था, जो उस टाइम पे जिसको केमिस्ट्री आती थी, ठीक है, और केमिस्ट्री को जो डील करता था, माना जाता था जिसको केमिस्ट्री आती है उसको दुनिया की हर चीज़ का पता है, उसको दुनिया के हर इलाज का पता है। ये उस टाइम पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि आज हम जानते हैं कि केमिस्ट्री को बायो के साथ मिक्स कर दिया गया और जो मॉडर्न जो है वो दवाइयाँ बनती हैं वो सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री के थ्रू ही बनती हैं, ठीक है, वो केमिकल्स के थ्रू ही बनती हैं। तो उस टाइम पे सोना बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चैलेंज हुआ करता था कि हर आप किसी भी जो है वो चीज़ को मिक्स करें, किसी भी धातु को मिक्स करें तो उससे सोना जो है वो बनना चाहिए। इसी तरह से जो केमिकल के यूजेस हैं वो जाबिर बिन हयान ने बताए। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो एक बड़ा फेमस जो है वो एलिमेंट है उसके बारे में बताया, उसको बताया जी ग्लास मेकिंग के लिए कैसे यूज़ होगा। इसी तरह से डाइंग ऑफ लेदर जो है उसके लिए, कपड़े के लिए जो है जिसको रंग करते हैं कपड़े को, तो वो कैसे उसके लिए यूज़ होगा। स्टील की तैयारी के लिए कैसे यूज़ होगा। और अभी मॉडर्न टाइम्स में तो हम देख रहे हैं कि बैटरीज वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ हो रहा है और फंगिसाइड्स के लिए वो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है। तो उस टाइम पे ये सारे का सारे इन्होंने यूज़ बताया। इसी तरह से गन पाउडर जो है, अब यहाँ पे भी जैसे कि बहुत से हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि जो चाइना है, सबसे पहले चाइना ने जो है वो गन पाउडर इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि जो गन पाउडर है, ठीक है, जिसको ब्लैक पाउडर उस टाइम पे कहा जाता था, ये ब्लैक पाउडर एक्चुअली में सबसे पहले जो अरब्स हैं, इन अरब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। यानी कि जो गन पाउडर है और उसके बाद जो फर्स्ट गन है, इवन जो फर्स्ट गन भी है वो भी अरब्स ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं जी फिजिक्स की, और फिजिक्स के अंदर भी जो है हम जानते हैं कि इब्न हिशम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फिलोसोफर है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इब्न हिशम ने। ये जो मॉडर्न फिजिक्स आज हम देखते हैं तो उस मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो इब्न हिशम की है। ये इराक के अंदर पैदा हुए गोल्डन पीरियड के दौरान, और इन्होंने जो है वो ऑप्टिकल थ्योरी दी और बताया कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। इससे पहले भी थ्योरीज आ चुकी थी, इन्होंने बताया कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह से जो है वो अगर ग्लास को बर्न किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मुख्तलिफ तरह की जो शक्लें बनती है, जिसको हम छवि कह रहे हैं, वो किस तरह की जो है वो बनती है। इसी तरह से अगर आप छोटे से होल के अंदर से लाइट को गुजारेंगे और फिर अगर आप किसी दूसरी चीज़ का इमेज देखेंगे तो वो उल्टा आएगा। यहाँ पे आप ये एक पिक्चर देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ये एक पिक्चर है, मेन पिक्चर जो कि सीधी है, एक मस्जिद है, यहाँ पे छोटा सा सुराख है। इस सुराख से जब लाइट गुजर के इस पिक्चर की इमेज जब सामने हम ले रहे हैं तो ये उल्टी आ रही है। और ये उस टाइम पे किसने बताया? इब्न हिशम ने बताया। इसी तरह से जो लेंस है उसके बारे में डिस्कस किया, और इसी तरह से ये जो रेनबो है, रेनबो को डिस्कस किया कि इसके जो कलर्स हैं किस तरह से हैं। इसी तरह से आंख देख रही कैसे है, किस तरह से ऑब्जेक्ट को जो है वो देख रही है। इस तरह से जो ग्लासेस हैं, आज हम बात कर रहे हैं ग्लासेस, जो हम देख रहे हैं कि भाई दूर किसी, अगर दूर की नज़र कमज़ोर है तो वो कैसे देखेगा, पास की है तो वो कैसे देखेगा, और उसके लिए जो अलग अलग से जो मिरर्स यूज होंगे ग्लासेस के अंदर वो किस तरह के होंगे। ये सारी की सारी जो डिटेल वर्क है ये किसने किया? ये इब्न हिशम ने किया। और आज भी जो है ये उसी का उसी तरह जो है वो मौजूद है और उसको उसी तरह जो है वो अडॉप्ट किया गया। उनकी बुक्स को जो है वो बाद में यूरोप के अंदर ट्रांसलेट करके जो ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो एक पूरे का पूरा रेवोल्यूशन आया, ऑप्टिक्स के अंदर रेवोल्यूशन आया कि भाई वो सारा काम किसने किया? इब्न हिशम ने जो है वो सारा काम उस टाइम पे किया। उसके बाद करते हैं फ़िलासफ़ी की, और इसमें हम जानते हैं कि कोई शक नहीं कि मुस्लिम फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत ही अरूज पे रही अपने टाइम के ऊपर, ठीक है। और ख़ास करके जो गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम था उसी टाइम पे जो है मुस्लिम फ़िलासफ़ी जो है, इस्लामी फ़लसफ़ा, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की। अब इस्लामी फ़लसफ़ा के अंदर पहले से ही जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत डिटेल से जो है मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे कि भाई दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे उस टाइम पे इस्लाम के अंदर भी। एक वो स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है, यानी एक इशारती स्कूल ऑफ थॉट था, दूसरा मुतज़िलतीस था। अब जो मुतज़िलतीस थे, इनको जैसे आज कहा जाता है कि भाई ये शिया फ़िलासफ़ी है, तो उसमें माना जाता है कि ये तो माना करते थे कि फ़िलासफ़ी को अप्लाई किया जाए, जैसे अगर कुरान के अंदर भी अगर कुछ मौजूद है या हदीस के अंदर है तो उस पर पहले फ़िलासफ़ी अप्लाई की जाए, फिर जब अकल माने तो उसको जो है वो माना जाए। लेकिन इशारती स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो इमाम गजाली का जो था, तो वो ही मानते थे कि भाई हम इस्लाम के अंदर या ख़ास करके जो अल्लाह ने कह दिया, कुरान के अंदर जो अल्लाह ने कह दिया, उसके ऊपर किसी सूरत भी फ़िलासफ़ी को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फ़िलासफ़ी को अप्लाई करने का मतलब है कुफ्र, कि हम खुदा की बातों के ऊपर मज़ीद तहकीक चाहते हैं, हालांकि जो खुदा ने कह दिया वो इसलिए कहा कि हम फॉलो करें। तो ये दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स उस टाइम पे हमें नज़र आए और दोनों के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम हुए। इवन कुछ फ़िलासफ़र्स के बारे में, जैसे इब्न रुश्द के बारे में कहा जाता है कि वो जो है वो मुल्हिद हो के उनकी वफ़ात हुई। खैर अब
के ऊपर हम नहीं चाहते, लेकिन जब हर चीज़ में फ़िलासफ़ी को हकीकत में अप्लाई किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमें मिले और दोनों ने ही बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की उस टाइम पे, और ख़ास करके जो ग्रीक फ़िलासफ़ी थी उस ग्रीक फ़िलासफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया इस टाइम में, इस गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम में। और उसके बाद जो यूरोपियन फ़िलासफ़ी आई, हमने जो देखी, जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी आई, तो वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा असर मिलता है इस्लामिक फ़िलासफ़ी का, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, क्योंकि इस्लाम में थियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यानी कि जो मज़हब है, अब मज़हब के साथ जहाँ पे फ़िलासफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो वहाँ से स्कूल ऑफ थॉट्स जो है डिफरेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पे जो बादशाह थे, मुसलमान बादशाहों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं पे सपोर्ट किया फ़िलासफ़ी को, लेकिन कहीं पे वो इस प्रेशर के अंदर आए, जैसे अब इब्न रुश्द को जो है सज़ाएं भी दी गई, इनकी किताबों को जलाया गया, इसलिए कि भाई ये जो है वो नाउज़ुबिल्लाह हर चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी राय दे रहे हैं और जो खुदा की राय है उसको नहीं मान रहे, इस तरह की बातें इनके बारे में की गई। तो कहीं पे बादशाहों ने इसको इजाज़त दी, कहीं पे इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमें इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से फ़िलासफ़ी के अंदर ही अगर बात करें तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इस्लामिक लॉ या इस्लामिक शरिया के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, किंगशिप के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उस टाइम की फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स थे और जिनको बहुत ही डीपली जो है वो डिस्कस किया गया गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में भी कोई शक नहीं कि अरब लिटरेचर जो है वो स्टार्ट में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत ही अहम जो है वो बुक्स लिखी हैं, बहुत ही अहम जो है वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के दौरान, और ऐसी ऐसी स्टोरीज़ लिखी गई जो आज भी जो है वो अपना असर रखती हैं। अब उसमें जैसे कि माना जाता है कि अब सबसे पहले पेपर जो है वो चाइना ने इन्वेंट किया, और उसके बाद जो है वो 705 के अंदर जो है 705 AD के अंदर वो पेपर चाइना पहुंचा। तो वो चाइना पहुंचा तो चाइना से अरब पहुंचा, तो अरबों ने उसको फिर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, बुक्स लिखी उसके ऊपर। और उसमें अगर बात करें अरब लिटरेचर की तो सबसे फेमस जो है वो अलिफ लैला जो है, इसको माना जाता है कि अलिफ लैला एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो लिटरेचर है, या फिर द अरेबियन नाइट्स भी इसे कहा गया। अब ये जो अलिफ लैला है इसकी जो कुछ स्टोरी अगर बात की जाए हल्की सी, तो कुछ यूँ है कि एक बादशाह था और वो बादशाह जो है उसको हर रोज़ एक नई शादी किया करता था, हर रोज़ एक नई दुल्हन के साथ वो रात गुजारता और सुबह होते ही उस दुल्हन को मार दिया करता, कत्ल कर दिया करता, क्योंकि उसकी जो शौक है वो पूरी हो जाती। तो एक लड़की ने फैसला किया कि मैं जो है बादशाह की इस बुरी आदत को चेंज करूंगी, तो उसने बादशाह से शादी की, और शादी करने के बाद उसने क्या किया, वो हर रोज़ बादशाह को एक स्टोरी सुनाया करती और वो स्टोरी ख़त्म करती, लेकिन वो सुबह के टाइम पर जब स्टोरी ख़त्म होती अभी भी वो स्टोरी ऐसी जगह पर ख़त्म करती कि भाई रात ख़त्म हो जाती। तो बादशाह अब कहता मुझे मज़ीद सुनाओ, तो वो लड़की उसे कहती कि अब ये कल रात को सुनाऊंगी क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। तो बादशाह को मजबूरन उसे जो है वो बिना मारे छोड़ना पड़ता। तो करते 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 1000 स्टोरीज जो हैं उस लड़की ने सुनाई और 1000 रातों तक वो लड़की बादशाह की मलिका बन के रही, और इस तरह से बादशाह की जो हैबिट है जो हर रोज़ लड़कियों को कत्ल करता था वो चेंज हुई। तो उसको जो है वो अरेबियन नाइट्स कहा गया। 1000 स्टोरीज अलिफ लैला जो है वो स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया, जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। इसी तरह से अलादीन और मैजिक लैम्प जो है, ठीक है, अलादीन उसका चिराग जो आज भी बहुत फेमस है कि भाई चिराग रगड़ो तो क्या है जी, आपकी सारी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी। तो वो अलादीन का जो चिराग है वो भी उस टाइम पे ये लिखी गई। अली बाबा 40 चोर जो है इस टाइम पे लिखी गई। ये अरबों का वो बेहतरीन लिटरेचर है जो आज भी जिसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से सिंदबाद और उसके जो सफ़र है उनके ऊपर जो है वो लिखा गया और उसके ऊपर स्टोरीज़ बनी, उसके ऊपर कार्टून मौजूद हैं जो कि आज हम देखते हैं कि यूरोपियंस ने उसको फिर अपनी फॉर्म में जो है वो ट्रांसलेट करके बनाया। तो ये सारे का सारा लिटरेचर जो है उस टाइम पे गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया या लिखा गया। बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। मुसलमानों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो काम किया। अब मुसलमानों ने देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आपको समझना है कि अब जैसे आर्ट की बात करें तो अब इस्लाम जो है वो शक्ल बनाने को जो है वो मना करता है कि भाई आप किसी भी जानदार जो है उसकी शक्ल नहीं बनाएंगे, इंसान है या हैवान है। तो इसके ऊपर बहुत सी राय मौजूद हैं। तो उसके हवाले से फिर उस टाइम पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला, खास करके जो आर्ट देखने को मिला, तो वो आर्ट कैसा था, उसके अंदर खास करके हमें नजर आया कुरानिक जो कलर है वो नजर आया, यानी जो कैलीग्राफी है, जो कुरान की जो वर्सेस हैं उसको कैलीग्राफी की फॉर्म में जो है वो शानदार करके लिखा गया। तो उस टाइम पे इसको आर्ट को अडॉप्ट किया गया। जो भी आर्किटेक्चर होता मुसलमानों का, उस आर्किटेक्चर के अंदर उस आर्ट को जो है वहां पे फिक्स किया जाता। अब यहाँ पे आप सामने देखिए कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की और कितनी शानदार किस्म की कैलीग्राफी है, क्योंकि जो कैलीग्राफी है ये खुशखत्ती जिसको हम कह रहे हैं, ये खुशखत्ती एक्चुअली में मुसलमानों ने या अरबों ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। इससे
पहले ये जो खुशखती या कैलीग्राफी का कॉन्सेप्ट था ये मौजूद नहीं था। तो अब देखिए कितने शानदार तरीके से जो है आज हम मसाजिद के अंदर देखते हैं, बारगाहों के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे क्या है जी, वहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुरान के जो हरूफ हैं उनको लिखा जाता है। तो ये उस टाइम पे आर्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह से मुसलमानों ने आर्किटेक्चर का एक नया रंग इंट्रोड्यूस करवाया, खास करके जो गोल आपको एक नज़र आएगा हर मसाजिद के ऊपर एक गुंबद नज़र आता है जो आपको, ठीक है, ये जो गुंबद का कॉन्सेप्ट है, ये जो गोल टॉम्ब है, ये आपको दिखाई देगा, ये मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले गोल टॉम्ब बल्कि इस तरह का ये जो आपको दिखाई दे रहा है तिकोनी रंग का, इस तरह के हमें देखने को मिलते थे कि भाई इस तरह के टॉम्ब हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो गोल जो गुंबद है जो मस्जिदों के ऊपर आज दिखाई देता है, और खास करके वेस्ट के आज अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा जो उनके चर्च हैं, उन चर्चों के ऊपर जो हमारी उनके जो खास किस्म की जो कंस्ट्रक्शन दिखाई देती है उसके ऊपर भी ये हमें गोलाई देखने को मिलेगी। तो ये मुसलमानों ने दिया या मुसलमानों से उन्होंने अडॉप्ट किया, ये एक खास किस्म का मुसलमानों के पास यानी कि हुनर आया कि उन्होंने गोलाई जो है उस शेप के अंदर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया आर्किटेक्चर्स को। इसी तरह से बगदाद आप सामने देखें, आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन मिसाल है कि मुसलमानों ने क्या किया जी, मसाजिद बनवाई, जो बिल्डिंग्स बनवाई, जो गार्डन्स बनाए, जो पैलेसेस बनाए, जो ब्रिजेस बनाए, ये सारे का सारा जो गोल्डन टाइम के दौरान बनाया गया। इसी तरह से हमने फिर देखा मुगल आर्ट हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान के अंदर के मुगलों ने जो है वो कितनी शानदार किस्म की इमारत बनवाई, जिसके अंदर जो है हम बात करें ताजमहल की, अगर आप बात कर लें तो ताजमहल को किस शानदार तरीके से बनाया गया। तो और इसी तरह से बगदाद जो अबू जाफर अल मंसूर ने बनवाया, ठीक है, और एक शानदार किस्म का जो है पूरे का पूरा एक मैप के थ्रू बनाया गया। और उसके अलावा आप देखें तो इसके अलावा हमें टेक्सटाइल के अंदर, सिल्क के अंदर जो कलर है, उसके अंदर जो है ग्लास के अंदर जो ग्लास के ऊपर जो लिखने का आर्ट है मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस करवाया, बीकर्स इंट्रोड्यूस करवाई, मेटल्स की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, लेदर के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई। इसी तरह से वुड कर्विंग है, यहाँ पे आप ये देखिए ये जो लकड़ आपको दिखाई दे रही है, तो इस लकड़ के अंदर जो है वो क्या बनाया गया, बहुत शानदार किस्म की शक्लें बनाई गई हैं। मेटल वर्क हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से मिट्टी की बहुत सी चीज़ें, फर्नीचर का हमें जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेंगे। ये सारे का सारा जो है ये जो आर्ट है, ये आर्ट हमें उस टाइम की आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलता है जो कि मुसलमानों ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और वो भी मिडिल एजेस के अंदर और गोल्डन पीरियड के दौरान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह से ये सारे का सारा जितना भी नॉलेज था जो आज हम देख रहे हैं कि हमें देखने को मिल रहा है, और जिसमें हर चीज़ में हमें नाम दिखाई दे रहा है यूरोप का, यूरोप का, यूरोप का, लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के दौरान जो है वो सारे का सारा नॉलेज और आर्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि बाद में ट्रांसलेट हुआ और अडॉप्ट हुआ। क्योंकि ये सारे का सारा गया कहाँ और क्यों मुसलमानों के नाम के साथ जो है वो सामने नहीं आया, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो था वो सुकूत बगदाद था, कि जब बगदाद को जो है वो मंगोलों ने तय किया, जो हम अब्बासीड के अंदर बात कर चुके हैं और डिटेल से भी इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, वो जितनी भी बगदाद की जो लाइब्रेरीज बुक्स से भरी हुई थी, जो पिछले 500 सालों के दौरान जो शानदार किस्म का मुसलमानों का काम था, उसको उन्होंने तबाह बर्बाद किया, ठीक है। और दजला और फरात जो है, मैंने आपको कहा था कि वो पानी उनका स्याह हो गया और कई दिनों तक उनका पानी स्याह रहा, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी जो बुक्स उस टाइम पे हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी, तो वो बुक्स उसके अंदर जलाई गई, फेंकी गई, जो किताब खाने थे, ठीक है, उनको जो है वो तबाह किया गया, और इतना जो है वो उन्होंने जुल्म किया। उसके नतीजे के तौर पे सुकूत बगदाद के बाद जो है वो जो नॉलेज है वो मुसलमानों से रूठ गया, और आज भी हम देखते हैं कि मुसलमान जो हैं इल्म के अंदर, नॉलेज के अंदर, साइंस के अंदर वो कितना जो है वो पीछे रह गए। लेकिन एक्चुअली में ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं के आबाओ अजदाद की हमें दी हुई नज़र आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, और आपके कमेंट्स के लिए जो है वो नीचे जो है बॉक्स मौजूद है, कमेंट्स बॉक्स, आप वहाँ पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।